हाँ भाई, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। जिसका इसका टाइम हो गया वो यहाँ से चले जाओ। टाइम होने के बाद चले जाया जाता है, रुका नहीं जाता है। हाँ भाई, बस ठीक होने के प्रोसेस में है। उम्मीद करते हैं आने वाले 3-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप सभी बढ़िया हैं? चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग जितने बच्चे हैं सभी को गुड इवनिंग। हाँ, चलिए। हाँ हाँ, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, तबीयत बेटा बताया तो बस ठीक होने के और अग्रसर है अभी। ठीक भी नहीं है, बट इतनी स्थिति है कि मैं आप लोगों को खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे। हाँ, क्लास क्यों नहीं चल रही है, तो हमने सोचा चलिए आज कोशिश करते हैं पढ़ाने की। धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है। और आज हम लोगों को डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है? हम लोग उदासीन बिंदु। क्या हो रहा है? आज हम लोग को पढ़ना है उदासीन बिंदु। कई दिनों से बोर्ड नहीं छुए, लगता है बोर्ड चलाना ही भूल गए क्या। न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? क्या होता है उदासीन बिंदु? जिससे मान लीजिए कि दो आवेश रखे हुए हैं, एक प्लस आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और एक प्लस आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। तो ये आवेश अपने आसपास एक लौते आवेश का भी उदासीन बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि उदासीन बिंदु होने के लिए उस बिंदु पर दो तीव्रताएं होनी जरूरी है। जब दो तीव्रताएं होंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, परिणामी जीरो हो जाए। ठीक है। तो एक अकेला आवेश का कभी उदासीन बिंदु नहीं हो सकता। उदासीन बिंदु होगा तो कम से कम दो आवेश होंगे, कम से कम दो आवेशों के उदासीन बिंदु होंगे, एक अकेले आवेश का उदासीन बिंदु नहीं होगा। है ना? उदासीन बिंदु होता क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। जैसे मैं रैंडमली अगर कोई पॉइंट यहां सेलेक्ट करता हूं, मान लो यहां पे मैंने कोई बिंदु ले लिया अपनी मर्जी से, है ना? तो आपको अक्सर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो इस रेखा उनके इधर की ओर आएगा, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो इधर की ओर आएगा। E2 हो गया, ये E1 हो गया। अब E1 E2 बीच में कोई ना कोई इनके बीच में कोई ना कोई कोण अल्फा है। ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ परिणामी आएगा। आपको अक्सर परिणामी तीव्रता E बराबर आ जाएगी अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस अल्फा। ये कोई परिणामी तीव्रता मिल जाएगी, है ना? और अगर यही परिणामी तीव्रता शून्य हो जाए, क्या हो जाए? यही परिणामी तीव्रता अगर शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि यह बिंदु उदासीन बिंदु है। ठीक है। पहले उदासीन बिंदु होता क्या ये समझ लीजिए। तो हम कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है उदासीन बिंदु कहलाता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है उदासीन बिंदु। ठीक। परिणामी इसलिए क्योंकि वहां पर दो वैद्युत क्षेत्र होना जरूरी है। एक अकेला वैद्युत क्षेत्र कभी शून्य नहीं हो सकता, है ना? एटलीस्ट दो वैद्युत क्षेत्र होना जरूरी है, तभी वो उदासीन बिंदु हो सकता है।
बोलिए भाई, इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, क्लियर है सभी को? चलिए शाबाश। ओके बेटा, चलिए शाबाश। सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा धीरे धीरे, हम लोग ठीक तो हो जाएं। हमारे ऐसा क्राइसिस आया था कि पूरी की पूरी टीम हमारी एक तरफ से बिछ गई थी। कोई एक लोग दो लोग बीमार हो तो समझ में आता है, पूरी की पूरी टीम, हम लोग सब के सब एक तरफ से बीमार हो गए थे। और अभी धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। क्या है कि मेरे को खुजली होती रहती है पढ़ाने की, तो थोड़ा सा मुझे आज बेटर महसूस हुआ तो मैं पढ़ाने चला आया। बाकी लोग जैसे धीरे धीरे ठीक होंगे वैसे वैसे वो भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सारी क्लासेस बेटा आरबीएससी, यूपी, सीबीएसई, जो भी 11, 12, नीट, जेई की सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट होंगी सारी क्लासेस, परेशान मत होइए। तो अब देखो, अगर दो आवेश हमारे पास है और दोनों समान प्रकृति के हैं, तो यहां पर ये पूरा शून्य होने के लिए थोड़ी समस्या ये है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है तो ये कभी शून्य नहीं हो सकता। शून्य होने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा। शून्य होने के लिए इनको एक दूसरे क्या होना पड़ेगा? विपरीत होना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे तो इनका परिणामी भी कभी शून्य नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे तो इनका परिणामी भी कभी शून्य नहीं हो सकता। तो पहली बात तो दोनों को विपरीत होना पड़ेगा, क्योंकि जब विपरीत होंगे तभी शून्य होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ दोनों को बराबर भी होना पड़ेगा। दो शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त यह कि दोनों को विपरीत होना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह कि दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर दोनों विपरीत भी हैं और दोनों बराबर भी हैं, तब हम कहेंगे कि इनका परिणामी शून्य हो सकता है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये दोनों परस्पर विपरीत भी हैं और क्या है? बराबर भी हैं। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं और यहां पे मान लेता हूं कोई पॉइंट, मैं सोचता हूं कि हो सकता है यहां पे तीव्रता शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जब मैं तीव्रता के बारे में विचार करता हूं तो मैं कहूंगा कि ये धन आवेश है, और धन आवेश के कारण तीव्रता आवेश से दूर होगी, मतलब तीव्रता इधर हो जाएगी। वो धन आवेश है, इस पॉइंट पे तीव्रता धन आवेश से दूर होती है, बताया मैंने। तो यहां बैठ के देखेंगे तो धन आवेश से दूर मतलब इधर जाएंगे, और इसके कारण देखेंगे अगर तो इससे भी दूर ही होगी, तो E2 भी इधर ही हो जाएगी। अब अगर E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो यहां पर भी तीव्रता शून्य कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तीव्रता शून्य होने के लिए दोनों को विपरीत दिशा में होना पड़ेगा। जब तक दोनों विपरीत दिशा में नहीं होंगे तब तक तीव्रता शून्य नहीं है। अगर मैं यहां बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं यहां पे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो आप कहोगे सर ये धनावेश है, इसके कारण तीव्रता आवेश से दूर होगी, मतलब इधर हो जाएगी E1। इस पॉइंट पे इससे दूर हो जाएगी तीव्रता, और ये ऋण, ये भी धनावेश है, तो इस पॉइंट पे इससे भी तीव्रता दूर, यानी कि इधर हो जाएगी E2, है ना। और क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों विपरीत हो गए एक दूसरे के, और अगर बराबर भी हो जाए तो इसका मतलब यहां तीव्रता शून्य हो सकती। ठीक, तो यहां से क्या सबक मिला अपने को कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, क्या? अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हों और चाहे दोनों क्या हों, चाहे दोनों निगेटिव हों, चाहे दोनों पॉजिटिव हों और चाहे दोनों निगेटिव हों, अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो तीव्रता शून्य कहां होगी? ये बीच में इधर धक्का लगाएगा और ये इधर धक्का लगाएगा, तो यहां पे शून्य होने के चांसेस बनेंगे, है ना। सिमिलरली निगेटिव होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, तीव्रता इसकी ओर हो जाएगी E1, और उसकी तीव्रता उसकी ओर हो जाएगी E2, है ना। यहां भी विपरीत है, मतलब यहां भी शून्य होने के चांसेस हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब दोनों आवेशों का चिन्ह समान होता है, क्या? जब दोनों आवेशों का चिन्ह समान होता है
तो उदासीन बिंदु कहां पे मिलता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्राप्त होता है। कहां मिलता है? बोलो भाई फिर से एक बार सब लोग बोलो कि जब दोनों आवेशों का चिन्ह समान होता है तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्राप्त होता है। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, गधा ऐप की बात ऐप पे जाके किया कर, यहां मत टाइम वेस्ट किया कर। ऐप पर चैट सपोर्ट दिया है ना, वहां जाकर मैसेज कर जो भी प्रॉब्लम है। गुड, शाबाश। दोनों आवेशों का चिन्ह समान होगा तो उदासीन बिंदु कहां मिलेगा? इन दोनों के मिलाने वाली रेखा पर कहीं मिलेगा। ठीक, चलिए एक छोटा सा इस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये आवेश जो है, ये आवेश आपका Q1 है, ये आवेश आपका Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है ना। उदासीन बिंदु कहां मिलेगा हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले से स्मॉल a दूरी पर उदासीन बिंदु मिल रहा है। कहां पर? a दूरी पर, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यहां का डिस्टेंस है। उदासीन बिंदु कहां पे है? आपसे कोई कहे, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, आपसे कहेगा कि +4 माइक्रोकूलाम, क्वेश्चन एक देख लो पहले, और -9 माइक्रोकूलाम, सॉरी +9 ही कर लेते हैं, ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है उदासीन बिंदु की स्थिति बताओ। तो उदासीन बिंदु आप कहोगे सर 4 वाले से इतना दूर है, कितना है अपने को पता नहीं है, मान लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लेंगे x है, ये डिस्टेंस मान लेंगे x है ना। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, विपरीत होगी। इस शर्त का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वही हमने मान लिया कि उदासीन बिंदु इस वाले से कहीं a दूरी पर है। a दूरी मान लो, x दूरी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो। तो इसका मतलब इस बिंदु पर तीव्रताएं दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? आपको अक्सर बराबर होनी चाहिए। क्यों भाई बताओ, बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आपको अक्सर E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितनी है? a का स्क्वायर बराबर, उधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस कितनी है? R माइनस a का होल स्क्वायर। आपको अक्सर इसको काट लेते हैं, तो Q1 अपॉन a स्क्वायर बराबर Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस a का होल स्क्वायर। सही है? अच्छा, इसको मैं इधर उसको उधर भेज देता हूं, तो R माइनस a डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर पूरा इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर जाएगा वो नीचे चला जाएगा, तो R माइनस a अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q2 बाई Q1। स्क्वायर हटाएंगे तो R माइनस a डिवाइडेड बाई a बराबर हो जाएगा √Q2 डिवाइडेड बाई √Q1। सही है? दोनों को अलग अलग बटे में कर लेते हैं, तो R अपॉन a माइनस a अपॉन a 1 हो जाएगा बराबर √Q2 अपॉन √Q1। ठीक है, 1 को उधर भेज देते हैं, R बाई a बराबर √Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 +1 माइनस वगैरह क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो आप कहोगे R अपॉन a, अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे, √Q2 प्लस √Q1 डिवाइडेड बाई √Q1। हमने यहाँ पे
उदासीन बिंदु की ए स्थिति, ए का मान अपने को निकालना है, तो ए बराबर यहां से निकालेंगे हम, तो ए ऊपर इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू आर, ये हो जाएगी उदासीन बिंदु की स्थिति। ठीक है, एज अ फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख सकते हो, एक नंबर का सवाल कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी, आपको दो आवेश दिया हो तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, हमने यहां डिस्टेंस निकाली है Q1 से, ए किससे माना था Q1 से, तो ऊपर Q1 है। अगर आप ए मानोगे Q2 से तो ऊपर रखोगे Q2, है ना। ये किससे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है Q1 से, किससे है Q1 से। अगर आप Q2 से डिस्टेंस चाह रहे हो तो क्या करोगे, यहां पे Q2 कर दोगे, यहां Q2 प्लस Q1 कर दोगे। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन हमने लिया था अभी, देखिए यहां पे ये केवल एक प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया, ये क्या है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, बोले भाई। थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डाउन है क्लास का, बहुत हौले हौले पढ़ा रहा हूं क्योंकि उतनी ऊर्जा भी है नहीं। हाँ भाई, 100 के होने वाला है, जल्दी जल्दी सब लोग दबा के शेयर करो, 100 के आज होना है, आज नहीं कल 100 के का टारगेट है। आ रहा है, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो आइए यहां पे देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। तो अगर हमें 4 माइक्रो कूलाम से निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बराबर, यहां मैंने x माना है तो x बराबर लिख लीजिए, x बराबर मैंने क्या कहा, अंडर रूट ऑफ किससे निकाल रहे हैं, 4 से, तो ऊपर 4 रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 और गुणे में 10। मात्रक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जिस मात्रक में उसी मात्रक में निकल करके आएगा। तो आप कहो सर x बराबर हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस 3 गुणे 10, 2 बटे 5 गुणे 10, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। केवल आप इतना लिख दो कि आंसर गलत है, ठीक, गलत मतलब इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, ये आंसर अधूरा है। बात समझ में आई, पूरा आंसर नहीं है ये। आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर, किससे किससे निकाला आपने, 4 से, तो प्लस 4 माइक्रो कूलाम आवेश से, कहा, ये पूरा आंसर है। ठीक है, प्लस 4 माइक्रो कूलाम आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उदासीन बिंदु होगा। बात समझ में आई। देखिए ये सवाल करने का पूरा एक प्रोसीजर है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, यही 3 नंबर में मिलता है, 4 नंबर में ही सवाल मिलता है करने को आपको, तो आप इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तब आप सूत्र नहीं लगाओगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। सूत्र किसके लिए है, 1 नंबर के लिए। अगर आपसे 1 नंबर में पूछ लिया, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, तब आप सूत्र यूज करोगे। अदरवाइज आप इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर यही आपसे पूछ रहा होता क्वेश्चन में, अगर यही सवाल में आपसे पूछ रहा होता कि बताओ 9 से बताओ, तो अगर आपको 9 से बताना है तो आप क्या करते, अंडर रूट 9 ऊपर हो जाता, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 और गुणे 10, तो 3 बटे 2 प्लस 3 गुणे 10, तो 3 बटे 5 गुणे 10 कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। और देखो अगर उससे 4 आया है, अगर इससे 4 है तो टोटल 10 बचा हुआ 6 तो हो ही जाएगा ना। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है सभी को। हाँ, आप आंसर ऐसे बताओगे कि 9 माइक्रो कूलाम से 6 सेंटीमीटर पर, या 4 माइक्रो कूलाम से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी सब लोग इसका आंसर मुझे दे के बताइए। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक है +4 माइक्रो कूलाम और दूसरा है +1 माइक्रो कूलाम।
और बीच का डिस्टेंस इसके है 3 सेंटीमीटर। उदासीन बिंदु की स्थिति बताइए। उदासीन बिंदु की स्थिति बताइए। टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। 3 पे कैसे आंसर आ जाएगा? 3 कैसे आंसर हो जाएगा? हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। गुड शाबाश। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 से निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे x बराबर क्या आएगा? √4 बटे √4 प्लस √1 और गुणे 3। तो x बराबर आएगा 2/2 प्लस 1 और गुणे 3। तो 3 से 3 काट ही देते तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी इस वाले से 2 सेंटीमीटर है ना। तो इस वाले से फिर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्यों भाई? ठीक। एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उदासीन बिंदु हमेशा छोटे वाले आवेश के पास रहता है। कहां रहता है उदासीन बिंदु? उदासीन बिंदु हमेशा छोटे वाले आवेश के पास रहता है। दोनों में छोटा कौन है? आपको अक्सर छोटा आवेश है 1। तो 1 से देखो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आया है और 4 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। उदासीन बिंदु हमेशा कहां रहता है? हमेशा छोटे वाले आवेश के पास रहता है। क्लियर है? और जब दोनों की प्रकृति समान रहेगी तो उनको मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु कहीं स्थित हो। ठीक, आगे चले। अब अगर दोनों का नेचर विपरीत हो तब क्या होगा? एक +Q1 है और दूसरा आपका -Q2 है। दोनों का नेचर विपरीत है। थोड़ा सा जगह चाहिए होगी इसलिए मैं जगह बना ले रहा हूं। अगर दोनों का नेचर विपरीत होगा तो क्या होगा? मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तब कैसे करेंगे? जरा समझ लेते हैं। पुराने केस की स्टडी करते हैं अगर हम लोग कि उदासीन बिंदु मान लेते हैं यहां कहीं है। मानने में क्या था? मान लेते हैं यहां कहीं है। तो ये धन आवेश है, ये इसके कारण तीव्रता हो जाएगी E1 इधर की ओर। धनावेश से तीव्रता दूर होती है। और ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश कारण तीव्रता ऋण आवेश की ओर हो जाएगी, यानी इधर की ओर। और दोनों सेम दिशा में होगा तब इनका परिणामी शून्य हो सकता है? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन दोनों का परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में, इसलिए इनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे बात करें, अगर उदासीन बिंदु मान लेते हैं यहां पे कहीं है, तो आप कहोगे सर ये वाला धन आवेश है, इसको धक्का लगाए परीक्षण आवेश, यानी तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी E1, और ऋण आवेश है तो तीव्रता इसकी ओर हो जाएगी E2। यहां पे विपरीत है, मतलब यहां पे हो सकता है। क्यों भाई? वहां उदासीन बिंदु हो सकता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा के चेक करता हूं, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर यहां पर ये धन आवेश है, तीव्रता आवेश से दूर यानी इधर हो जाएगी E1, है ना, और वो ऋण आवेश है तो आवेश की ओर मतलब इधर हो जाएगी E2। मतलब यहां भी उदासीन बिंदु हो सकता है, या मैंने कहा हो सकता है क्योंकि दो शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, तो पहली शर्त तो फॉलो हो गई कि तीव्रता परस्पर विपरीत है।
लेकिन दोनों तीव्रताएं बराबर भी तो होनी चाहिए। क्या बराबर होंगी हमेशा? चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। मानने में क्या आता है, मान लेते हैं Q भाई कोई ना कोई बड़ा छोटा तो होगा ही होगा, बराबर भी हो सकते हैं वो भी समझ लेंगे, लेकिन मान लेते हैं Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। अगर Q1 बड़ा है यानी ये आवेश बड़ा है और Q2 छोटा है यानी ये आवेश छोटा है, तो यहां से देखें तो इसकी दूरी भी कम है और यहां से देखें तो इसकी दूरी भी ज्यादा है। भाई यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, ये डिस्टेंस R है सपोज दैट। क्यों भाई? तो Q1 से उस बिंदु की दूरी भी ज्यादा है और Q1 बड़ा भी है ना। यानी तीव्रता की बात करूं तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों बड़ा है। लेकिन अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो आप कहोगे सर Q1 से इस बिंदु की दूरी कम है ना। और अगर मैं बात करूं तो Q1 बड़ा भी है। सोचो ये बड़ा है और अपने पास में कोई बिंदु स्थित है, वहां तीव्रता ऑब्वियस सी बात ज्यादा उत्पन्न करेगा। Q भी बड़ा है तो E अपने आप बड़ा हो जाएगा, R भी बड़ा है तो E और बड़ा हो जाएगा। जबकि Q2 छोटा है, अगर Q2 छोटा है और उससे दूरी भी ज्यादा है तो E2 की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी। एक तो ये भी छोटा है, ऊपर से ये भी बहुत बड़ा है ना। इसका मतलब है कि जो छोटा वाला आवेश है वो अपने से बहुत दूरी पर तीव्रता कम उत्पन्न करेगा, जबकि बड़ा वाला आवेश अपने पास तीव्रता बहुत ज्यादा उत्पन्न कर देगा। क्यों भाई? जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये Q है और ये 4Q है। इस बिंदु के बाद यहां तीव्रता कौन ज्यादा उत्पन्न करेगा? ऑब्वियस सी बात 4Q ज्यादा उत्पन्न करेगा और Q कम तीव्रता उत्पन्न करेगा, है ना। तो कभी उदासीन बिंदु यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4Q से दूर जाएंगे तो तीव्रता इसकी कम हो जाएगी और इसके पास आएंगे जिसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। इसीलिए उदासीन बिंदु यहां हो सकता है। इसीलिए तो उदासीन बिंदु छोटे वाले आवेश के पास मिलता है, क्योंकि छोटे वाले आवेश एक तो ऐसे ही आवेश छोटा है, ऊपर से तुम इससे और दूर चले जाओगे, तीव्रता उसकी बहुत कम हो जाएगी। बात समझ में आई? अपने वो दोनों की तीव्रता बराबर करना है, तो छोटे वाले आवेश के पास रहो, बड़े वाले आवेश से दूर रहो, ताकि बड़े वाले की तीव्रता कम हो जाए, छोटे वाले की तीव्रता बढ़ जाए और दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। समझ में आई बात? अगर बड़े वाले के पास चले जाओगे तो उसकी तीव्रता और ज्यादा हो जाएगी और छोटे वाले की और कम हो जाएगी, तो कभी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उदासीन बिंदु कहां होगा भैया? हमेशा छोटे वाले आवेश के पास ही होगा। कहां होगा? हमेशा हमेशा छोटे वाले आवेश के पास ही होगा। और यहां पे मैं मान लेता हूं कि Q2 जो है वो छोटा है Q1 से, तो मैंने उदासीन बिंदु यहां पे मान लिया है, इसके पास में मान लिया। कितनी दूरी पर? एक दूरी पर मान। बोलो भाई, बात क्लियर है? छोटे वाले आवेश के पास रहेंगे तभी तीव्रता उसकी ज्यादा उत्पन्न होगी, बड़े वाले से दूर रहेंगे तभी तीव्रता कम उत्पन्न होगी। और हमें दोनों को बराबर करना है, तो एक ज्यादा और एक कम, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बड़े वाले के पास चले जाओगे तो उसकी तीव्रता और ज्यादा हो जाएगी। जब दोनों बराबर नहीं हो तो उदासीन बिंदु कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है, शाबाश। तो आप कहो सर E1 बराबर तो E2 होना ही चाहिए, तो इसके कारण वहां पे तीव्रता अगर हम बात करें तो R+a डिस्टेंस पे है, तो Q1 डिवाइडेड बाई R+a का होल स्क्वायर 1/4πε0 तो रहेगा ही, बराबर 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। कैंसिल हो गया ये, इसको इधर ले आएंगे फिर से, तो Q1 बटा Q2
बराबर आर प्लस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। वही पुराना कैलकुलेशन, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, सेम है। स्क्वायर हटाएंगे, यहां रूट लग जाएगा, बराबर आर अपॉन ए प्लस 1 डायरेक्ट लिख दें। ए को दोनों के अलग बटे में करेंगे तो आर अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो अंडर रूट क्यू टू डिवाइड बाई अंडर रूट क्यू वन बराबर -1 बराबर आर अपॉन ए। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्यू वन इज इक्वल टू आर अपॉन ए। अपने को ए का मान निकालना है तो यहां से अपने को ए का मान मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा अपने को अंडर रूट क्यू वन बटे अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन इंटू आर। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। क्या पढ़ा दिए क्या नहीं पढ़ा, जाकर प्लेलिस्ट देखो ना, वाकई पढ़ने वाले हो तो। ना और स्मार्ट बनने आओ तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे 2 + 2 तो पूछेंगे 4 + 6, पढ़ाएंगे 4 + 6 तो कहेंगे भाग बता दीजिए। क्लियर है? ठीक, तो हमेशा छोटे वाले आवेश के पास ही उदासीन बिंदु होगा। हमने यहाँ Q2 को छोटा माना है, इसलिए Q2 के पास उदासीन बिंदु है। अगर एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लें इस पे, कि अपने पास यहाँ पे एक है -6 माइक्रो कूलाम, -6 नहीं लेते हैं, -2 माइक्रो कूलाम, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे +8 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। बताइए उदासीन बिंदु कहां पर होगा? उदासीन बिंदु की स्थिति बतानी है आपको। फॉर्मूला किससे आपको नहीं याद रखना है, ऐसे याद रखो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, यहां पे सिंपल सी बात एकदम समझिए कि अपन लोगों को छोटे वाले आवेश से पास उदासीन बिंदु मिलेगा। किसके पास मिलेगा? छोटे वाले आवेश के पास मिलेगा। ठीक है, बाकी यहां पे आप कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। ठीक है, देखिए यहां पे हमसे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहां पे ये हो जाएगा Q1/Q2 होगा ना, क्या होगा ये Q1/Q2 होगा। यहां 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, तो Q1 - Q2 कर देंगे और यहां पे Q2 हो जाएगा। कैसे गलती हो गई मेरे से, Q2 है और ये Q1 - Q2 है। ठीक है, Q2 ऊपर, नीचे Q1 - Q2 है। बस आपको इतना ही याद रखना है, सिंपल सा फंडा है, गलती कभी नहीं होगी, कि जिससे दूरी निकाल रहे हैं वही ऊपर रहता है। Q2 से निकाल रहे हैं, Q2 ऊपर रहेगा, Q1 से निकालेंगे, Q1 ऊपर रहेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक, आंसर आया क्या? -2 माइक्रो कूलाम के पास होगा। हाँ, एक बात तो क्लियर है कि छोटे वाले आवेश के पास होगा, यहीं कहीं होगा, है ना, ए डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि जिससे दूरी निकालेंगे वही ऊपर रहेगा, ऐसे याद कर लो, सिंपल, बटे में 8 - 2। ठीक है, और बोले टोटल डिस्टेंस 6। बस इसमें माइनस होता है जब विपरीत चिन्ह होते हैं, और समान प्रकृतिक चिन्ह होते हैं दोनों प्लस होता है, बस सिंपल है। कितना आ जाएगा? √2 बटे, यहाँ √2 कॉमन ले लें अगर हम लोग,
तो ये बचेगा 4 का 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 × 6 यानी कि आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी -2 माइक्रोकुलाम से 6 सेंटीमीटर। गुड, शाबाश। बहुत से बच्चों का आंसर मुझसे पहले आया है, -2 माइक्रोकुलाम से 6 सेंटीमीटर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तुम्हें स्पैमिंग से आंसर मिलता, तुम कर लो स्पैमिंग, देखते हैं तुम्हारा आंसर अपने आप कैसे वहां निकल के आता है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो दाक्षिण बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में मिलेगा, और दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो दाक्षिण बिंदु दोनों को मिलाने रेखा के बाहर होगा और छोटे वाले आवेश के पास होगा। क्लियर है? बेटा तबीयत जैसे आपके सामने हो, और अभी बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करना चाहूंगा मैं। धीरे धीरे रिदम में आएंगे, 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे हम लोग को वापस रिकवरी होने में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।